हाँ गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए लास्ट पढ़ा था थैलोफाइटा, शुरू किया था। पादप जगत के बारे में बता दिया कि सबसे पहले उल्लेख किस बंदे ने किया। फिर बात आती है वनस्पतिक जगत को लेके कौन आया। फिर बात आती है कि हमारे पास द्विवर्गीय में किसने बांटा। फिर बात आती है कि ये वर्ग है कौन कौन से। फिर हमने पढ़ा उनका बंटवारा। बंटवारे में कितने आए हैं अपने पास? 3, थैलो, ब्राया और ट्रैकियो। फिर ट्रैकियो का बंटवारा हो जाता है, उसमें आते हैं टैरिडो, जिम्नो और एंजियो। जिम्नो और एंजियो को हिंदी में भी याद रखना आपने, और आपके पास टेरिडो को भी याद रखना है जिसे हम फर्न कहते हैं, और साथ में क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद। ठीक है, अपुष्पोद्भिद तो बांट दिए थे, अलग हो गए थे बीज और उसमें। तो हमने ये जो 3 वर्ग बांटे थे ये बांटे थे वेस्क्यूलर टिश्यू के आधार पे, और फिर बांटे थे हमने पुष्प और बीज के आधार पे। तो आज हमारी शुरुआत है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब जिनका शरीर थाइलॉइड हो या थैलस हो, क्योंकि थैलोफाइटा का मतलब यही है कि इनका शरीर कैसा होगा। बात खत्म। कि ना तो इनमें जड़ होती, ना इनमें तना होता, ना इनमें पतियां होती। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? थैलस कहलाते हैं। उनका अध्ययन किस में होता है? थैलोफाइटा में होता है। ठीक है, तो आपके पास थैलोफाइटा का मतलब है कि ऐसे पादप जिनमें ना तो तना हो, ना तो तना, जड़ व पतियां हो, उन्हें हम किस में रखते हैं? थैलोफाइटा में। अब पूछ ले इनका शरीर कैसा होता है। शरीर पे सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जो शरीर होता है वो एक तरह से क्या होता है? थैलस होता है। अब इसमें बांटे कौन कौन से बंदे आएंगे? तो इसमें जो बंटवारे में बंदे आते हैं वो आपके पास 3 है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास इसमें जो बैठे होते हैं कुछ आपके क्या? जीवाणु। फिर साथ में कुछ बैठे होते हैं आपके पास क्या? प्रोटिस्टा। और साथ में क्या बैठे होते हैं? कवक। अब थैलस नुमा जीवाणु होते हैं, उनको हम पहले पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो वो आपके पास बैक्टीरिया है। थैलोफाइटा में उसको पढ़ा जाता है, लेकिन प्रॉपर वो थैलोफाइटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट हो जाते हैं, इसलिए इस पे क्या लगा दिया जाता है? यहां से काटा। फिर इसके बदले यहां कौन रखी जाती है? शैवाल। ऐसे याद रखना है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषी है। थैलस नुमा शरीर कहा जाता है पर होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया एक तरह की क्या मानी जाती है? शैवाल। लेकिन उसका शरीर थैलस नुमा नहीं होता। किस जैसी एक्टिविटी होती है? जीवाणु जैसी होती है। तो उसके बदले आपको यहाँ पे किसको लेना है? शैवाल। तो थैलस में मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं? शैवाल। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, और एक क्या पढ़ना है? कवक। कवक पढ़ दिया तुमने, प्रोटिस्टा पढ़ दी। अब बचा कौन आपके पास? शैवाल। तो यही क्वेश्चन आता है कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? शैवाल होती है एल्गी। कि शैवालों का जो अध्ययन है ये आपके पास विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल का जो अध्ययन है विज्ञान की शाखा कौन सी शाखा करती है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी करती है। कि जैसे आपके पास माइकोलॉजी जो करती है वो करती है कवक का, और फाइकोलॉजी करती है किसका? शैवाल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा शाखा है विज्ञान का जो शैवालों का अध्ययन या शैवालों के बारे में बताती है, तो वो कौन सी आपके पास है? फाइकोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि फाइकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी? कि फाइकोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं हम? यानी आपके पास फाउंडर ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, कि जो स्टडी करती है शैवालों की,
वो शाखा फाइकोलॉजी, उसके पिता कौन है? तो वो है आपके पास कैरोलस लिनियस। कि जो लिनियस है आपके पास, कैरोलस लिनियस ही कहे जाते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। इन्होंने ही इसके बारे में कौन सी किताब में लिखा है, जो हमने किताब पहले पढ़ी है? कौन सी किताब पढ़ी है कैरोलस लिनियस की? सिस्टेमा नेचुरे। तो सिस्टेमा नेचुरे में फाइकोलॉजी का अध्ययन मिलता है, सवालों का अध्ययन मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने याद रखना है सवालों का अध्ययन, दूसरा याद रखना है इसके जनक। उसके बाद अगर पूछे पादप वर्ग कौन सा है जिसमें सवाल पढ़ी जाती है, तो वो आपका कौन सा है? थैलोफाइटा। शरीर कैसा होता है इनका? थैलस। थैलस होने का मतलब है ना तो इनमें जड़ है, ना तना है, ना ही पतियां हैं। ठीक है, ये इनका शरीर रूप हो गया। अब बात आती है कि कोशिकीय आधार कैसा होता है। इनको हम कोशिका के प्रकार से बांटे हैं, तो दो रूप में बंटती है कि ये कैसा कोशिकीय जीव है और कौन सी कोशिका होती है, दोनों में फर्क है। आपको बता रखा है कि कोशिका के प्रकार में जब भी बात आए तो एक तो पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का कोशिकीय जीव है। तो कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? बता रखा आपको कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय और दूसरी क्या होती है आपके पास? बहुकोशिकीय। तो आपके पास दोनों प्रकार की होती है, एक कोशिकीय भी होती है और कैसी होती है? बहुकोशिकीय। जैसे उदाहरण आते हैं इनके, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगाइरा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखना तुमने कि जो बहुकोशिकीय सवाल है उसमें आपके पास कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वह आपने याद रखना है स्पाइरोगाइरा। कि स्पाइरोगाइरा नामक जो सवाल है वो कैसी होती है, ये क्वेश्चन बैठता है और ये बहुकोशिकीय है। एक आएगा क्लेमाइडोमोनास, वो एक कोशिकीय होती है। एक कोशिकीय में क्वेश्चन आएगा तो इसका आता है क्लेमाइडोमोनास। और बहुकोशिकीय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है वो है स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा एक कोशिकीय का सबसे धुरंधर जो क्वेश्चन बनता है अंतरिक्ष सवाल का। अंतरिक्ष सवाल किसे कहते हैं हम? जैसे क्लेमाइडोमोनास है, बस उसको क्या कहते हैं? क्लोरेला। क्ले पे शब्द है तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दोनों एक कोशिकीय हैं। और आपसे पूछे स्पाइरोगाइरा कैसी होती है? बहुकोशिकीय। अब इस स्पाइरोगाइरा के उपनाम से फेमस है ये। जैसे आपसे कहा जाता है कि जल परी के बाल किसे कहा जाता है? अब ये किताबों में नहीं मिलता, हमें क्वेश्चन एग्जाम में उठता है कि जल परी के बाल किन्हें कहा जाता है, तो इसी को ही कहा जाता है स्पाइरोगाइरा को। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरमेड्स ट्रेसिस। तो मरमेड ट्रेसिस किसे कहा जाता है? तो इसी स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। वैसे याद रखें तो क्या याद रखना है? जल परी के बाल, एक तो ये याद रख लो, उपनाम इसी से फेमस है ये। दूसरा आता है कंबल के जीव। अब ये उल्टा सा है, कंबल के जीव। तो कंबल के जीव समंदर में किन्हें कहा जाता है? यानी ब्लैंकेट वीड्स कहा जाता है किसको? स्पाइरोगाइरा को। और जो एक अन्य नाम है वो आपके पास क्या कहा जाता है? जल की रेशम, वाटर सिल्क। जल की रेशम किसे कहा जाता है? अब तीन नाम है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से लिख लेना। मरमेड्स ट्रेसिस नंबर एक, उसका मतलब है जलपरी के बाल। दूसरा ब्लैंकेट वीड्स यानी कंबल के जीव। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? वाटर सिल्क यानी जल की रेशम किसे कहा जाता है? उत्तर क्या है तीनों का? स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसी सवाल आपकी? बहुकोशिकीय। क्लोरेला किस लिए फेमस है ये याद कर लेना। स्पेस एल्गी, अंतरिक्ष सवाल किसे कहा जाता है? दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है सवाल के। क्लोरेला पे जब भी क्वेश्चन आएगा, ये आगे भी लिखवा दूंगा, अब यहां याद रख लो, अंतरिक्ष सवाल इसी से फेमस है ये। अंतरिक्ष सवाल किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष सवाल क्लोरेला को ही कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां। अब बात आती है कि ये कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है, पर कोशिका कौन सी होती है ये याद रखना है। कोशिका,
अब जब कोशिका की बात आएगी तो ये क्वेश्चन बड़ा टैगफुल है। कोशिका में बंटवारे कितने करते हो आप? दो, एक प्रोकैरियोटिक और एक क्या होती है? इनको हम कहां रखेंगे? यूकैरियोट में रखेंगे। इनको हमने कहां रखना है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होती है अधिकांश। अपवाद है, अपवाद कौन सी याद रखनी है? साइनोबैक्टीरिया लिख लो, ठीक है। अपवाद जो क्वेश्चन है यहां का, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं कि आपसे पूछा जाए कि इस यूकैरियोट के अलावा अपवाद क्या हो सकता है, तो अपवाद जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है। और कौन सी प्रोकैरियोट होती है? साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु जो है, जो शैवाल जैसे होते हैं पर वास्तव में शैवाल नहीं होती, एक कोशिकीय होता है। और होता कैसा है? ये प्रोकैरियोट। तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपकी साइनोबैक्टीरिया किस तरह की शैवाल है, तो वो आपकी एक कोशिकीय है और कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा अन्य नाम क्या है? नीलहरित शैवाल। इसी को हम कहते हैं स्पाइरुलिना। क्वेश्चन लिखवा रखा है अपने कि स्पाइरुलिना किसे कहा जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसी को स्पाइरुलिना कहते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। 3-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने इस साइनोबैक्टीरिया पे लिए लिखवा रखा है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सफलतम जीवधारियों का समूह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि साइनोबैक्टीरिया कोशिकीय कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है और कैसी होती है? प्रोकैरियोट होती है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या बताया है? स्पाइरुलिना। अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्पाइरुलिना किसे कहते हैं, तो स्पाइरुलिना जो कहा जाता है वो इसी साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, इसको एक अन्य नाम दिया जाता है, वो है आपके पास नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल किस नाम से जानी जाती है, तो वो आपकी किस नाम से जानी जाती है? स्पाइरुलिना। किस लिए? ये किस का स्रोत मानी जाती है? अच्छा, तो आपने याद रखना है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन का उच्च स्रोत। कि ऐसी कौन सी शैवाल है जो प्रोटीन का उच्च स्रोत मानी जाती है, वो आपकी स्पाइरुलिना ही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन टैग होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीलहरित शैवाल का ही आता है सबसे ज्यादा, और बाकी उपनाम लिखवाए हैं मैंने, CHSL, MTS, SSC, CGL, इन जैसे एग्जामों में। HSC के अगर एग्जाम दें तो वहां टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। नीलहरित शैवाल सिंपल है, लॉजिकफुल है, छठी कक्षा से शुरू हो जाती है कि शैवाल क्या है, वहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये छठी कक्षा से स्टार्ट करते हैं हम। नीलहरित शैवाल छठी कक्षा में मिलती है आपको कि शैवाल कहाँ उगती है। अब हम उगने की बात करेंगे कि यानी इनके आवास का मतलब है कि कहां कहां पाई जा सकती है ये आवास स्थान, या इनके पनपने का स्थान, यानी वेयर दे सिचुएट, कहां पे रहती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि शैवाल कहां पाई जा सकती है, इसका मतलब यही है। तो कहां मिल सकती है शैवाल? आपा कहते हैं ना काई, दीवारों पे काई चढ़ जाती है बरसात के दिनों में, ठीक है, मिट्टी पे काई दिखती है आपको, धान के खेत में काई दिखेगी, तो यानी ये आपके पास क्या है? इनके आवास स्थान है। यानी इनका सबसे अच्छा आवास स्थान होता है वो आपने याद रखना है नमी वाला, कि कहीं भी नमी वाली जगह है, नमी वाला स्थान है, जहां कहीं भी मॉइस्चर है, वहां आपकी क्या पनप सकती है? शैवाल पनप सकती है। नंबर 2, मीठे पानी में भी पनपती है। मीठे पानी का मतलब नहर का पानी होता है, डिग्गी में भरा होता है और फिर भी काई लग जाती है, ठीक है। आपने देखी होगी जो वाटर वर्क्स होते हैं हमारे, उनमें डिग्गियां बनी होती है और उनमें पानी खड़ा रहता है तो काई जमी होती है ऊपर। इसका मतलब क्या है? मीठा पानी है, नहर का ही पानी है। उसके अलावा समुद्री पानी में भी, यानी समंदर में भी,
तो समुद्री जल में भी क्या है, आपकी शैवाल पनपती है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि आपका पानी किसी भी टाइप का हो, नमी होनी चाहिए, नमी वाले स्थान पे भाग के उगती है। चाहे पानी मीठा है, चाहे पानी खारा है, चाहे पानी नमकीन है, चाहे पानी गर्म है, चाहे पानी ठंडा है, चाहे बर्फ है, हर जगह मौजूद होती है आपकी क्या, शैवाल। अब आपने तो पानी पानी लिखा है, प्लस 4 नंबर लिख लेना, बर्फ पर भी, बर्फ पर भी क्या है, शैवाल पनपती है। उसके अलावा झील, झरनों, तालाब, सब जगह क्या पनपती है, आपकी शैवाल पनपती है। ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं छूटती जहां शैवाल ना हो। यानी आप समुद्र की तली से लेके एवरेस्ट की चोटी पे चले जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगी, शैवाल मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हुए इनके स्थान जहां जाइए मिल सकती है। उसके बाद बात आती है कि बर्फ पर उगने वाली शैवाल क्या कहलाती है, कि जो बर्फ पर उगती है, बर्फ पर उगने वाली शैवाल। पहले तो जगह आ गई हमारे पास। अब बर्फ पर जो शैवाल उगती है उसे क्या कहते हैं। अब बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है, और बर्फीले इलाके में बंदा फंस जाए तो चिल्लाता है, चिल्लाने को क्या कहते हैं, क्राई। तो क्राई से वर्ड याद रखना, क्रिप्टोफाइटस। तो यानी जो शैवाल बर्फ पर उगती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेयर क्रिप्टोफाइटिक एल्गी बी सिचुएटेड। तो कौन सी जगह मिलती है, स्नो एरियाज, यानी स्नो बर्फीले एरिया में मिलती है। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि चट्टानों पर उगने वाली शैवाल क्या कहलाती है, कि चट्टानों पर उगने वाली जो शैवाल है उसे हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटस। और थैलोफाइटस में मुख्य नाम क्या आता है, लिथोफाइटस। मुख्य नाम ये होता है, वैसे थैलिक होती है, थैलिक से क्या, चट्टान पे जब वर्ड लगता है तो लिथो लगाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल जो चट्टान का नाम है वो क्या लगेगा, लिथो। तो लिथोफाइटस हमारे पास क्या है, चट्टान पे उगने वाली। लिथोफाइटस मत लिखना फिर, क्योंकि थैलोफाइटस मत लिखना, क्योंकि थैलोफाइटस वर्ग हो गया इसका, इसी के आधार पे इस वर्ग को बांटा गया था, वो याद रखना, लिथोफाइटस। अब बात आती है हमारे पास इनकी कोशिकीय संरचना कैसी होती है। कोशिकीय संरचना की बात करोगे तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, तो आप लोग ही बताएंगे कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, मीन्स सेल वॉल। कोशिका दीवार किससे बनी होती है, पौधे हैं, और पौधों की कोशिका भित्ति, वनस्पति की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन बन गया। अगर मान लो सेलुलोज शब्द ना हो तो क्या हो सकता है, मान लो सेलुलोज शब्द नहीं है, उसकी जगह दूसरा अपवादी शब्द क्या हो सकता है, बता रखा है। सेलुलोज किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड, याद कर लेना, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कि आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भित्ति शैवाल से संबंधित है, उसमें सेलुलोज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन क्या मिलेगा तुम्हें, पॉलीसैकेराइड। नंबर 2, अब बात आती है कि ये अपना भोजन का संचय किसमें करते हैं। भोजन का संचय ये भी आप लोग ही बताएंगे। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है अभी, हाँ ठीक है, तो पौधों में भोजन का जो संचय होता है वो किस में होता है, स्टार्च, जिसे हम हिंदी में एक शब्द लिखते हैं क्या, मंड। स्टार्च इंग्लिश वर्ड है, मंड इसका हिंदी का शब्द है। तो आपके पास इनमें जो भोजन का संचय होगा वो आपका किस यौगिक के रूप में होता है, स्टार्च, या उसे हिंदी में कहेंगे मंड। प्रक्रिया पूछे इसकी कौन सी है, कोशिका जो प्रक्रियाएं करती है, यानी प्रोसेस जो होती है इनकी सबको पता होना चाहिए। प्रोसेस जो पौधे करते हैं भोजन बनाने के लिए वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार अटक जाता है कि शैवाल
किस विधि से अपना भोजन ग्रहण करती है? तो किस विधि से करती है? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम छठी क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, हो सकता है ये ना बताया हो, ये ना बताया हो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। क्वेश्चन आता है ऊपर टैग किया हुआ कि नील हरित शैवाल अपना भोजन ग्रहण करती है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से? तो ऑप्शन उसमें अजीब अजीब दिए होते हैं और एक दिया होता है प्रकाश संश्लेषण। फिर हो सकता है कथन बना दे 1 2 2 3 3 4 ऐसे। तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि जहां कहीं भी पादप जगत आ जाए उसमें एक ही टैग लगता है, क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बात आती है कि शैवाल का आगे चलकर बंटवारा फिर होता है। आगे चलकर जो बंटवारा होता है शैवाल का, वो होता है वर्णक के आधार पर, कि शैवाल के प्रकार वर्णक के आधार पर। शैवाल के जो प्रकार हम पढ़ेंगे, वर्णक। वर्णक क्या चीज होती है? वर्णक क्या होता है? वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है? वर्णक किसके लिए लगाया जाता है? रंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास वर्णक जो शब्द लगता है वो किस लिए लगता है? रंग के लिए, यानी पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट लिपिड्स। तो पिगमेंट के बेस, लिपिड के बेस आपके पास जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो कितने टाइप में बांटी जाती है? 3 टाइप में। वर्णक के आधार पर 3 टाइप्स है, यानी बेसिकली 3 प्रकार है। 3 प्रकार है कौन कौन से? पौधों को अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए छठी क्लास का कि पौधों को हम उसके वर्णक के आधार पर किस श्रेणी में रखते हैं, तो क्या कहते हैं? पौधों को वर्णक के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? छठी कक्षा का क्वेश्चन है, 5वीं में भी आता है ये, कि पौधे जो हैं वर्णक के आधार पर किस में रखे जाते हैं। तो पौधों की पत्तियों में क्या चीज होती है? क्लोरोफिल। तो वो क्या आपके पास? क्लोरोफाइटिक। क्या होते हैं? क्लोरोफाइटिक। उसे बोलते हैं क्लोरोफाइसी। तो इसमें भी वर्ड है 3 टाइप में। पहला शब्द नील हरित शैवाल पढ़ा है तुमने, तो इसलिए पहला प्रकार क्या हो गया? क्लोरोफाइसी। ये याद रखना है। क्लोरोफाइसी का मतलब ये आपके पास शैवाल कैसे होंगे? हरे वर्णक वाले। कि हरे वर्णक वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी कहा जाता है। तो पौधे भी हरियाली वाले हैं, वो कौन से वर्णक में आते हैं? क्लोरोफाइसी में आते हैं, क्लोरोफाइटिक है। नंबर 2 फिर आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब है कि इसमें कौन से शैवाल आएंगे? बुरे। बुरे वर्णक वाले जो शैवाल होते हैं वो आपके पास किस श्रेणी के हैं? वो आपके फियोफाइसी हैं। तीसरा सिंपल है, रोडोफाइसी। रोडो में क्या है? रेड शब्द है। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। तो यानी ये कैसे वर्णक वाले हैं? लाल वर्णक। तो यानी हरी शैवाल कह दो, बुरी शैवाल कह दो, लाल शैवाल कह दो, या बुरे वर्णक वाली, हरे वर्णक वाली और लाल वर्णक वाली शैवालों को किस में रखा जाता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और क्या है? रोडोफाइसी। अब क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफाइसी का हरा रंग किसके कारण होता है? अभी बताया है कि पत्तियां पौधों की हरी होती है किसके कारण? क्लोरोफिल। तो वो हरा रंग किसके दम पे देती है? उसमें तत्व पूछ ले कि किसके तत्व के आधार पर पत्तियां हरा वर्णक प्रदर्शित करती है। तत्व अगर पूछ ले तो क्या लिखोगे? मैग्नीशियम। पढ़ते आए हो कि क्लोरोफिल का केंद्रक तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो तत्व अगर मुख्य आए तो क्या आता है? मैग्नीशियम सेंट्रल। लेकिन इतनी दूर वो जाता नहीं, पहले ये याद रखो। क्लोरोफाइसी में मुख्य जो वर्णक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। कौन सी क्लोरोफिल होती है? ए और बी। क्लोरोफिल को हिंदी में अगर लिखो तो पर्ण हरिम या हरित लवक कह सकते हो। कि क्लोरोफिल जो होता है ये आपके पास पर्ण हरिम, या आप इसे लिख सकते हो हरित लवक। तो क्वेश्चन आए कि शैवालों का हरा रंग
किसके कारण होता है? तो सवालों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। उसमें दो टाइप की हो सकती है, ए और बी। अब बात आएगी फियोफाइसी का रंग किसके कारण होता है? ये भी है तो क्लोरोफिल के कारण, लेकिन कौन सी, ये याद रख लेना। क्लोरोफिल इसमें कौन सी पाई जाती है? बी काट देना, बी के बाद क्या आता है? सी। तो इसमें ए और सी पाई जाती है। इसमें अगर पूछे क्लोरोफिल कौन सी होती है तो सी काट देना, सी के बाद क्या आता है? डी। तो बस ए और क्या लिख देना? डी। ये है कि रोडोफाइसी में ए और डी, फियोफाइसी में ए और सी, और आपके पास क्लोरोफाइसी में ए और बी। बी काटते जाना आगे बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनका बुरा रंग किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा दिखाते हो तुम? हरा, लेकिन ये तो बुरी है। तो बुरी किसके कारण है? लिख लो, फाइकोसियानिन के कारण। क्वेश्चन आएगा कि इनका बुरा रंग किसके कारण होता है, तो आपने शब्द लिखना है फाइकोसियानिन। इनका जो बुरा रंग है वो किस यौगिक के कारण नजर आता है? तो फाइकोसियानिन के कारण इनका रंग बुरा होता है। लाल शैवालों का रंग लाल किसके कारण होता है? तो फाइकोएरिथ्रिन के नाम से होता है। इनका रंग लाल क्यों होता है? तो आपने शब्द याद रखना है फाइकोएरिथ्रिन। ये दोनों शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका कभी नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन यही आते हैं कि बुरी शैवाल का रंग बुरा किसके कारण होता है? तो फाइकोसियानिन के कारण। और लाल शैवाल का रंग लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? फाइकोएरिथ्रिन के कारण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। लेकिन सिंपल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है मिलान, कि कौन सा मिलान गलत है, तो इसमें ऐसे ही आएंगे, क्लोरो के सामने क्या पता बुरी लिख दे, ठीक है, फियो के सामने लाल लिख दे, और रोडो के सामने क्या है इसी का ही नाम लिख दे, ठीक है। तब आपसे पूछे कौन से गलत और कौन से सही है, इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तो वो इसी आधार पे पूछे जाते हैं। इनका मिलान क्या है? हरी, इसका मिलान क्या है? बुरी, और इसका मिलान क्या है? लाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास सवाल जो दूसरे स्थानों पर मिलते हैं, किस किस जगह मिलते हैं और है कौन कौन सी? सवाल जो दूसरे स्थान पे पाई जाएगी उनको उस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि पादप की छाल प्लस तना प्लस पत्तियां पर पाई जाने वाली क्या कहलाती है? कि जो शैवाल पौधे की छाल पे मिल जाए, तने पे मिल जाए, पत्तियों पर मिल जाए, वो क्या कहलाती है? कि एक पौधा जब दूसरे पौधे पे चले सहारा लेकर तो उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है छठी क्लास का, 5वीं क्लास का। एक पौधा दूसरे के सहारे चले, जैसे बेल ऊपर चढ़ जाती है पौधे पे, तो वो बेल उस पौधे के संबंध में क्या कहलाएगी? हैं? कि उसने उसको आधार बनाया, किसको? पादप को। उसे हिंदी में बोलते हैं अधिपादप, इंग्लिश में बोलते हैं एपिफाइटस, ठीक है, याद रखना। तो ऐसी शैवालों को क्या कहा जाता है ये भी पौधा दूसरे पौधे पे चल रही है, तो इसका नाम क्या रखा जाता है? अधिपादप, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिफाइटस। तो आपके पास ऐसी शैवाल जो दूसरे पौधों पे पाई जाती है, सीधा सा क्वेश्चन, उन्हें क्या कहेंगे हम? अधिपादप। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी शैवाल सबसे ज्यादा अधिपादप का काम करती है? तो वो है आपके पास उडोगोनियम। ऐसी शैवाल जो अधिपादप का काम करती है वो कौन सी होती है? उडोगोनियम। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल अधिपादप है या अधिपादप का कार्य करती है या दूसरे पौधों पे पाई जाती है, वो कौन सी है? उडोगोनियम। इसी तरीके से दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कछुए की पीठ पर जो शैवाल उगती है वो कौन सी है? तो कछुए की पीठ पर उगने वाली, तो कछुए की पीठ पर उगने वाली शैवाल क्या कहलाती है?
या कौन सी शैवाल कछुए की पीठ पर उगती है? दोनों टाइप का क्वेश्चन है। तो कछुए की पीठ पर जो उगती है वो किस नाम से जानी जाती है, या कछुए की पीठ पर पाए जाने वाली शैवाल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा कछुए की पीठ पर उगती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे धाकड़ क्वेश्चन आता है घोंगा, कि घोंगे की पीठ पर या घोंगे पे उगने वाली शैवाल कौन सी होती है? घोंगे देखे हैं कि कभी? घोंगे देखते हो, खेत में मिलते हैं। और इन दिनों पे जहां कहीं भी पानी का स्रोत है वहां मिलती है। और घोंगे अब तो बड़े रूप में निकल जाते हैं बाहर, उस सीप से बाहर निकल जाते हैं, छोटे से शंख से बाहर आ जाते हैं। काले काले रंग के आलू जैसी क्या है शेप के, आलू की जैसे स्लाइस लेते हैं उस टाइप में, पर काले रंग भूरे रंग की होती है और वो घूमती रहती है स्लाइस सी। वो घोंगे का ही तो रूप है, वो उस शंख से बाहर आ जाती है। ठीक है, और शंख वाले भी तो घूमते हैं। जब बारिश के दिन होते हैं उस टाइम ज्यादा दिखते हैं, वो शंख से घूमते हुए नजर आएंगे। और जहां पानी का अखाड़ होता है उसमें तो दुनिया भर के मिलते हैं। तो वह घोंगे, साधारण घोंगे होते हैं। तो आपके पास उन्हें कुंडलिनी उद्यान कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। तो घोंगे की पीठ पर, घोंगे की पीठ पर उगने वाली शैवाल, इस पे जो शैवाल उगती है वो कौन सी है? वो आपके पास क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा नामक शैवाल कहां पनपती है? घोंगे पर पनपती है। घोंगा किस संघ का प्राणी है भाई? अगर आपसे पूछ ले, 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, घोंगा कौन से संघ का प्राणी है? 9वीं क्लास की अगर साइंस हमने पढ़ी है तो हम जवाब दे सकते हैं। 10वीं तक का ही मेन रोल होता है। तो 9वीं कक्षा में पूछा जाता है कि घोंगा, क्योंकि घोंगा उसे पता है, ये देखते हैं, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन रेज करता है। ठीक है, कि घोंगा कौन से संघ का प्राणी है जंतु जगत में? तो ये मोलस्का होता है। ठीक है, घोंगा जो पढ़ा जाता है वो किस में आता है? मोलस्का। और मोलस्का का सबसे पहले अगर उल्लेख कोई करता है तो वो अरस्तु है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो घोंगे की पीठ पर उगने वाली शैवाल कौन सी होती है? क्लेडोफोरा। अब बात आती है सबसे धाकड़ क्वेश्चन, ये पक्का याद रखना है कि हाइड्रा में कौन सी शैवाल होती है? हाइड्रा, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रा है क्या। हाइड्रा आपसे पूछ लेगी, एक ऐसे क्वेश्चन आएगा हाइड्रा क्या है? ऑप्शन बता देता हूं। पहले नंबर का क्वेश्चन आता है पौधा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है एक झाड़ी, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है एक जंतु, चौथे नंबर पे क्वेश्चन लिखा जाता है कि एक परवाल। ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपने 9वीं में भी पढ़ा है और 10वीं में भी पढ़ा है और 8वीं में भी आता है एक जगह, जहां तुम अमीबा पढ़ते हो उसके साथ पढ़ाया जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे धाकड़ क्वेश्चन है। हाइड्रा के एक क्वेश्चन तो ये बनता है, दूसरा हाइड्रा का क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अमर होता है? अमरत्व का गुण, इमॉर्टेलिटी पावर और प्रॉपर्टी कंटेन बाय विच ऑर्गेनिज्म, विच इज बी हाइड्रा। हाइड्रा के पास होती है। तो ये आपके पास क्या है? जंतु है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये अपने आप में हरा दिखता है, हरा खुद नहीं होता, किसी के कारण होता है। और वो हरा है वो एक सहजीवी संबंध से होता है, वो शैवाल के साथ होता है। तो हाइड्रा के साथ कौन सी शैवाल होती है? तो हाइड्रा में शैवाल जो पाई जाती है तो वो होती है आपके पास जुक्लोरेला। सबसे धाकड़ क्वेश्चन है कि हाइड्रा में मिलने वाली शैवाल कौन सी है? तो वह जुक्लोरेला। अब पूछ ले हाइड्रा और शैवाल का संबंध कैसा है? कि हाइड्रा और शैवाल का ये जो संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। तो दोनों किस जिंदगी में जा रहे हैं? सहजीवन, सिम्बायोसिस में सहवास कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो क्या करती है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना के हाइड्रा को कार्बोहाइड्रेट देती है, और हाइड्रा उसे क्या दे रहा है? जगह दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, और क्या है? अवशोषण दे रहा है।
और वो तैयार करके वापस किसे दे रही है? हाइड्रा को। हाइड्रा आता किसमें? ये भी क्वेश्चन आप याद रखें, किस संघ का जंतु है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस संघ का जंतु है। इट बिलोंग्स टू विच फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? कौन से एनिमल किंगडम के फाइलम में बैठा है? तो आपने याद रखना है सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये सिलेंट्रेटा में पढ़ा जाता है। हाइड्रा के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वो भी आप याद रखें। अमरत्व का गुण पाया जाता है किसमें? अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। इमॉर्टेलिटी प्रॉपर्टी कंटेन्ड बाय विच एनिमल? तो वो किसके पास होती है? हाइड्रा के पास। पढ़ा है ना आपने कि हाइड्रा की आंख काट के फेंक दो, नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये 10वीं में भी पढ़ाया जाता है, 8वीं और 9वीं में भी है, तो पढ़ना ध्यान से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कुछ शैवाल जो चाय के बागानों में, कॉफी के बागानों में एक अभिशाप का रूप लेकर आती है और एक रोग पैदा करती है। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है परजीवी शैवाल का। यहां तक कि हमारी आंतड़ियों में भी शैवाल है, जंतुओं की आंतड़ियों में भी शैवाल होती है, इंटेंस टिनल एल्गी कहा जाता है जिसे, वो भी बताएंगे। पहले लिख लो कि चाय के बागानों में, चाय के बागानों का अभिशाप किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि सिन फॉर टी गार्डन्स, ठीक है, और कॉफी प्लांट्स, तो इन पौधों के लिए हम अभिशाप किसको मानते हैं? अब अभिशाप की बात आए तो दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है रोग, एक पूछता है कारण, कि रोग कौन सा होता है वो भी आप बताएंगे, और दूसरा परजीवी कौन होता है ये भी आप बताएंगे। रोग होता है वो आपके पास खास क्वेश्चन है, इसे गेरुई रोग कहा जाता है, पहले तो ये याद रखना, गेरुई। दूसरा क्या होता है? लाल किट रोग, इसी को ही कहते हैं लाल किट रोग। चाय के बागानों और कॉफी के बागानों में होता है किसके कारण? तो परजीवी आप पढ़ रहे हो, कौन सी चीज पढ़ रहे हो आप? शैवाल, तो ये शैवाल के कारण होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन सी शैवाल चाय के बागानों के लिए अभिशाप बनती है, पूरा का पूरा डंगा साफ कर देती है, तो इसलिए उसका नाम है सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस नामक एक ऐसी शैवाल है जिसके कारण चाय के और कॉफी के बागान पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पत्तियां साफ कर देती है ये। इसको नाम क्या दिया जाता है? गेरुई, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी लीव्स और कॉफी लीव्स, यानी इसको रेड रस्ट भी कहा जाता है, याद रख लेना, रेड रस्ट ऑफ टी लीव्स। कि रेड रस्ट ऑफ टी लीव्स किसे कहा जाता है? गेरुई को ही कहा जाता है। होता किसके कारण है ये याद रखना है, शैवाल। ये बहुत ही कम आता है शैवाल, नाम आएगा सिफेल्यूरोस, ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि पशुओं की या जंतुओं की और मनुष्य की आंत में पाई जाने वाली शैवाल, हाँ भाई, ये कौन सी है? ये सबसे दाकड़ क्वेश्चन है। ओसिलेटोरिया, याद रखना है, ओसिलेटोरिया नामक शैवाल जो है वो पाई जाती है कहाँ? मनुष्य की आंत में या जंतुओं की आंत में। इसे इंटेस्टिनल एल्गी कहा जाता है, आंत शैवाल कहा जाता है, याद रखना। कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंत की शैवाल किसे कहा जाता है, तो आंत की जो शैवाल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ओसिलेटोरिया को कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आपके पास वर्षा के दिनों में कहां कहां
वर्षा के दिनों में नंबर 1 आएगा जलाशय, प्लस आएगी दीवारों पर, प्लस आएगा छत पर, प्लस आएगा चट्टानों पर, प्लस आएगा मैदानों में। इनमें से कोई हो। उगने वाली शैवाल कौन सी है? कि सर्वाधिक जो शैवाल खुले मैदानों में उगती है, चट्टानों पे उगती है, घर की दीवारों पे उगती है, छत पे भी उग जाती है, जलाशयों में भी पनपती है, किन दिनों में? ये है वर्षा के दिनों में। तो बरसात कौन करता है? साईं, और सील चढ़ा देता है तो साइमन सियला। तो आपके पास जो ये सवाल है वो आपके पास साइमन, और साथ में वर्ड याद रखना है सियला। कि साई ने बारिश की और सील चढ़ा दी तो साइमन सियला नाम बन गया। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं जितने हमने लिखे हैं, खास तौर पर सवाल के। ये वो क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार टैग किए गए हैं। जैसे चाय वाला क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखोगे बहुत बार पूछ रखा है सिफेल्यूरोस। रोग कौन सा होता है इससे? गेरुई। तो ये दूसरा नाम है गेरुई। या क्वेश्चन यूं आएगा कि लाल कीट रोग जो चाय की पत्तियों में, कॉफी के बागानों में होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गेरुई बोलते हैं। दूसरा अगर पूछे सवाल कौन सी है उसकी, तो सिफेल्यूरोस। और उसके अलावा जो ये पीछे पढ़े हैं हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रा वाला। हाइड्रा का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को अगर उठा के देखोगे तो हाइड्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर मिलता है। यानी जंतु संघ का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो अपवादी हो, वो क्वेश्चन आते हैं। अपवादी क्वेश्चन में ये आते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी हाइड्रा है। हाइड्रा का अपना कोई रंग नहीं होता। हाइड्रा का रंग अगर पूछे किसके कारण होता है, उत्तर आपने याद रखना है जुक्लोरेला शैवाल के कारण होता है। और उसके साथ संबंध कैसा होता है उसका? सहजीवन। एक सहजीवन और लिखवा देता हूं कि आपके पास परवाल के साथ कौन सी शैवाल सहजीवी संबंध दर्शाती है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। जहां लोग आईएएस आईपीएस का एग्जाम देते हैं वहां पूछा जाता है। ये धाकड़ क्वेश्चन है और बनता कहां से? छठी कक्षा से शुरू होता है कि परवाल के साथ कौन सी शैवाल सहजीवी संबंध दर्शाती है। अब कौन सी शैवाल ऐसी है जो आपके पास परवाल के साथ? अब एक तो पढ़ा तुमने हाइड्रा। हाइड्रा भी एक समुद्री जीव है जो क्या आपके पास सिलेंट्रेटा संघ का है। ये भी आपके पास उसी श्रेणी में आता है। इसको क्या कहा जाता है? खास तौर पे लाइम एनिमल कहा जाता है। लिख लेना, लाइम एनिमल। लाइम एनिमल का मतलब है चूना जंतु। कि जो समंदर का चूना जंतु होता है वो आपके पास किसे कहा जाता है? परवाल को कहा जाता है। परवाल क्या होती है? कोरल्स, कोरल रीफ, परवाल भित्ति। दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां है? वेयर ग्रेट बैरियर रीफ बी एग्जिस्ट बी द लार्जेस्ट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन बहुत आता है, एचएससी में 50 बार पूछ लिया होगा। एचएससी ने ये वाला क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछ लिया होगा। सबसे बड़ी परवाल भित्ति, सबसे बड़ी परवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? परवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह किसे कहा जाता है? उसी को ही कहा जाता है। और परवाल भित्ति क्या है? एक तरह के जंतु हैं। ये कहां पाए जाते हैं? समंदर में। लाइम एनिमल कहा जाता है, चूना जंतु कहा जाता है। इनमें भी शैवाल सहजीवी संबंध दर्शाती है। कौन सी? जुंजी थैलीन। जुंजी थैलीन। तो जुंजी थैलीन नामक जो शैवाल होती है वो आपके पास सहजीवी संबंध किसके साथ शो करती है? तो परवाल के साथ करती है, कोरल्स के साथ करती है। ठीक है। और कोरल अपने आप में कैसे होते हैं? चूना जंतु है। ठीक है। इनका अपना कोई रंग नहीं है। वास्तव में परवाल का रंग क्या होता है? अगर कोई पूछे तो उत्तर देना है सफेद। अगर परवाल का अगर रंग पूछे, कोरल्स का अगर रंग पूछे आपसे, वास्तविक रंग क्या होता है, तो आपने जवाब देना है सफेद।
और सफेद से रंगहीन भी हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है जुंदी थैलीन के कारण इनके पास रंग है, तो रंगहीन किसके कारण होते हैं? ब्लीचिंग एक्शन के कारण। या तो शैवाल मर जाए और या किसी का आक्रमण हो जाए। तो ये क्वेश्चन आता है, टैग लगते हैं, वो कथन में आते हैं। एचएससी या एसएससी नहीं पूछती, वो बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन उठे जाते हैं। अब आपको इतना याद रखना है कि किस शैवाल के साथ प्रवाल का सहजीवी संबंध होता है। उत्तर क्या तुम्हारा? जुंजी थैलीन है। एक तुमने याद रखना है, प्रवाल है क्या? तो प्रवाल आपके चूना जंतु होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। और इसी प्रवाल के कारण एक प्रवाल भित्ति बनती है जो दुनिया की सबसे बड़ी है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और कहाँ पे पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास सवाल आती है खाने पीने के मामले में, यानी उनकी महत्वपूर्णता के आधार पर। ठीक है, अब तुम सिर्फ पहले जनन लिख लो, महत्वपूर्णता कल करवाएंगे। जनन कैसा होता है? जनन समझ ही गए होंगे। जो थैलोफाइटा है, थैलस हैं, उनके जनन फिक्स हैं। क्या क्या लिख रखे हैं आपने? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। बस बात खत्म। मुख्य पूछे तो दो ही होते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए, मुख्यता शब्द जहां लिखा होता है ना, तब आपने जवाब जब देना होता है तो आपने जवाब सिर्फ इतना देना होता है, दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। लैंगिक और कैसे होते हैं? अलैंगिक। फिर बंटवारे होते हैं इनमें। ठीक है, मुख्यता कितने होते हैं? जनन सिर्फ दो। कायिक आता है, वो किसका रूप है? अगर कभी भी पूछे तो किसका होता है? अलैंगिक। विखंडन आ जाए, किसका रूप है? अलैंगिक। लैंगिक में सिर्फ शब्द क्या आएगा? संयुग्मन। जहां युग्मक चीज लिखी होती है, युग्मक शब्द आएगा, वो शब्द किस में पढ़ा जाता है? लैंगिक। यही पहचान होती है और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, आज के लिए इतना।